नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। वक्त हो गया है क्लियर कट का। आज क्लियर कट लेकर मैं आपके सामने हूं राकेश पांडे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पीटने के बाद पाकिस्तान किस तैयारी में जुटा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चंद घंटे पहले इसकी पोल खोल दी है, जिसके बाद कई सारे सवाल हैं। उन्होंने ऐसा दावा कर दिया है जिस पर पाकिस्तान को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान चोरी छिपे अपनी एटमी ताकत को बढ़ाने में लगा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान एटॉमिक टेस्ट कर रहा है। ट्रंप के इस दावे पर दुनिया हैरत में, सभी हैरान है कि ट्रंप ने यह कह क्या दिया, ज्यादा बोल दिया या सच्चाई बोल गए। लोग कह रहे हैं कि अब भारत को भी देर नहीं करनी चाहिए, हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके पाकिस्तान को उसके सो कॉल्ड न्यूक्लियर टेस्ट का मुंहतोड़ जवाब दे देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण वाले दावे को भाव ही नहीं दे रहे, कोई रिएक्शन नहीं, नील बटा सन्नाटा। उसकी जगह वो भारत को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में पायोनियर बनाने की बात कर रहे हैं। पहले आपको ट्रंप की बात सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप के इस दावे को क्यों हवा में उड़ा रहे हैं पीएम मोदी। क्या है उनका सुपर पावर प्लान जिसके सामने पाकिस्तान की एटमी गीदड़ भभकी कहीं नहीं टेकने वाली। अब ट्रंप कह रहे हैं कि कंपन महसूस होती है, भूकंप आ रहे हैं, पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं और दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ट्रंप ज्यादा बोल गए या सच्चाई बयां कर गए। ट्रंप के इस सनसनीखेज दावे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है। बोले तो कैसे, आका ने बोल दिया। शहबाज शरीफ सरकार इस दावे को ना तो गलत ठहरा रही है ना ही सही। इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया। ट्रंप ने अपने बयान के समर्थन में कोई सबूत हालांकि सामने नहीं रखा, लेकिन कुछ घटनाएं इससे जुड़ती हुई दिख रही है, जिसकी चर्चा अब मैं करने वाला हूं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 10 से 12 मई के दौरान पाकिस्तान में 4 से 4.7 मैग्नीट्यूड के 4 भूकंप आए थे। पाकिस्तान की नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने तब इसकी वजह धरती के अंदर हो रही प्राकृतिक गतिविधियां बताई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर इन चारों भूकंपों के मानव निर्मित होने की दलीलें लंबे समय तक चलती रही थी। परमाणु परीक्षणों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने इस पर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी उन दावों को खारिज किया था जिसमें कहा गया था कि यह भूकंप जहां हुए वहां रेडियो एक्टिविटी की बेहद हल्की लहर थी। इन सबके बीच अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक विमान B350MS मई में पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में देखा गया, जो अमेरिकी प्रोटोकॉल में न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट का हिस्सा माना जाता है। यानी ट्रंप ने जो कहा वो धुएं के पीछे क्या आग के होने का इशारा दे रहा है। हालांकि एक बात और है, और बात यह है कि यह वही इलाका है जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइलें दागी थी, यानी सरगोधा एयरबेस और किराना हिल्स सरगोधा के आसपास के इलाके में है। और तब सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा बहुत चली थी कि भारत ने हिट कर दिया है पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर ठिकाना है उसकी दहलीज पर जाकर, और भूकंप की वजह यह भारत की स्ट्राइक थी, यह भी तब चर्चा चली थी। लेकिन अब ट्रंप ने चूंकि एक नया दावा किया है, ट्रंप के इस दावे को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे से भी अब जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे, यह मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप को भरोसे में लेकर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण की गुस्ताखी की? क्या यह नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप के नाम के रिकमेंडेशन वाली डील का हिस्सा था कि हम तुम्हें रेकमेंड कर रहे हैं कि नोबेल का पीस प्राइज मिल जाए, बाकी हमें इधर एटॉमिक टेस्ट करने दीजिए, उसमें सहयोग कर दीजिए, उस पर अपनी जुबान बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में कहीं कोई परमाणु हलचल होती है तो सबसे पहले अमेरिका बोलता है। और क्या ट्रंप पीएम मोदी पर नए तरीके से दबाव बनाने के लिए अब इस राज को खोल रहे हैं कि जो ट्रेड डील में कहीं भारत नहीं झुका, प्रधानमंत्री मोदी नहीं झुके, तो अब एक नया पैतरा क्या ट्रंप आजमा रहे हैं, इसकी भी चर्चा हो रही। दरअसल ट्रंप पिछले 6 महीनों में यानी मई से लेकर अक्टूबर तक 40 से ज्यादा बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रुकवाया। पाकिस्तान ने इस पर हामी भी भर दी, क्योंकि पाकिस्तान तो लगा हुआ था कि कैसे भी ट्रंप की कृपा मिले, डॉलर मिले, जेब में भरे। लेकिन पीएम मोदी ट्रंप के इस दावे को खारिज करते आ रहे हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर खारिज किया है कि ट्रंप के दावे आधारहीन हैं। ट्रंप के झूठे दावों की पोल खोली जाती रही है। इसी के बाद अब ट्रंप ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का चौंकाने वाला दावा कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने इसे जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के प्लान का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया, जिसमें पूरा जोर साइंस टेक्नोलॉजी में भारत को लीडर बनाने की ओर है, पायोनियर बनाने की बातचीत है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में
रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा 1,00,000 करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1,00,000 करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के फील्ड में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए 1,00,000 करोड़ की फंडिंग वाली ये स्कीम दुनिया में भारत की धाक जमाने का प्रधानमंत्री मोदी का नया प्लान। इससे पहले डिफेंस सेक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग के जरिए मोदी सरकार नई धार दे चुकी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिफेंस सेक्टर को रिसर्च डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा सरकारी फंडिंग मिल रही है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। साल 2021 से 2023 तक रिसर्च डेवलपमेंट कोटे के फंड की 54% रकम डिफेंस सेक्टर को मिली है। पिछले साल यानी 2024 की अगर बातचीत करें तो इसमें इसे बढ़ाकर 55% कर दिया गया, जो करीब 81,000 करोड़ रुपए है। इसी की वजह से भारत वर्ल्ड डिफेंस मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति है कि भारत को डिफेंस फील्ड में आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि कल को फिर पाकिस्तान को सबक सिखाना हो या फिर अगर भारत की सुरक्षा को लेकर कोई विकट स्थिति खड़ी हो तो हमें दुनिया में किसी की ओर मुंह उठाकर देखना ना पड़े। इसी का नतीजा यह है कि आज सुपरसोनिक ब्रह्मोस से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तोपें, विमान, हेलीकॉप्टर, रडार और कई अन्य सैन्य हथियार भारत दुनिया के लगभग 17 देशों को, यह नंबर नोट करिए, दुनिया के लगभग 17 देशों को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, हम बेच रहे हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे धाकड़ देश शामिल हैं। जहां से रफाल जैसे प्लेन आ रहे हैं उनको भी हम दे रहे हैं सैन्य हथियार। यह स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मार खाकर पाकिस्तान बुरी तरह दहल चुका है, परेशान है। उसके एटमी अड्डों को ध्वस्त कर भारत अपनी ताकत दिखा चुका है, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि तब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी कि भाई ये भूकंप आ क्यों रहा है। पीएम मोदी ने तब लगे हाथों पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया था कि पाकिस्तान ने आगे कोई हिमाकत की तो उसे उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान के चोरी छिपे परमाणु परीक्षण के दावों को प्रधानमंत्री मोदी भाव नहीं दे रहे, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है कि इस तरीके की खबरें फ्लोट की जाए ताकि भारत को लगे अरे देखो पाकिस्तान तो परमाणु परीक्षण कर रहा है। भले ट्रंप पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का दावा कर रहे हैं, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी तो भारत को अब उस लेवल पर ले जाने की प्लानिंग में जुटे हैं जहां पाकिस्तान किसी गिनती में ना आए। पाकिस्तान की हालत अभी ही खस्ता है। वर्ल्ड बैंक के कर्ज से जैसे तैसे काम चल रहा, उस पर परमाणु परीक्षण का राज खुलेगा अगर, तो पाकिस्तान पर नकेल कसते दुनिया को देर नहीं लगेगी। तो यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान खुद क्या इस स्थिति में है कि वो परमाणु परीक्षण करने का रिस्क उठाए। यानी अगर परमाणु परीक्षण की बात मान लीजिए कि अगर सही हो जाती है तो भारत को एटमी गिदड़ बप्पी देने के चक्कर में पाकिस्तान अपने बंटाधार का इंतजाम कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ फिर कहेगा तुम परमाणु परीक्षण करो, पैसा इसके लिए नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी भारत को वर्ल्ड के टॉप ऑर्डर में भारत की जगह मजबूत करते जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए 1,00,000 करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट फंड, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी देर पहले आपने सुना, इसी की तैयारी है। इसमें 11 सेक्टर को पीएम मोदी ने खास तौर से सिलेक्ट किया है। ये 11 सेक्टर कौन से हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये वो 11 फील्ड है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जोर है। और ये सिर्फ 11 फील्ड नहीं है, इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी के इन 11 फील्ड में नई खोज, नई डिजाइन, नए प्रोडक्ट तैयार करने के अभियान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भारत को दुनिया में एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। इससे कई मामलों में भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगी और दुनिया में भारत का नया बाजार बनेगा, वो अलग बनेगा, एक्सपोर्ट का मार्केट। बड़ी बात तो यह है कि भारत को इस लेवल पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने 6 साल का टारगेट लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योजना तय हो गई, एक डेडलाइन फिक्स है कि कहां तक ये टारगेट अचीव करना है और ये डेडलाइन है 6 साल की। यानी हम हैं इस समय 2025 में, 6 साल जोड़ लीजिए हो गया 2031। यानी 2031 तक भारत साइंस टेक्नोलॉजीज के 11 फील्ड्स में नया वर्ल्ड प्लेयर बनकर उभरेगा।
दिल्ली के भारत मंडपम में आज इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव से पीएम मोदी ने दुनिया को यही संदेश दिया और साथ में गिनवा भी दिया कि जिन्हें इस पर कोई शक है, सुबह है, तो भाई हमारा पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि हम डेडलाइन मीट करते हैं, टारगेट बनाते हैं, टारगेट अचीव करते हैं, तो यह भी 2031 तक अचीव होगा। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। भारत दुनिया का ताकतवर देश कैसे बन जाए, साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी पहल शुरू हो चुकी है डेडलाइन के साथ। इन सबकी बुनियाद 2015 से ही मोदी सरकार ने कैसे रखनी शुरू कर दी थी, वो भी आपको समझाता हूं। देश में 7 नई IITs यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 16 नई IIT, 16 नई ट्रिपल IT यानी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की। हाई स्कूल लेवल पर देश भर में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े, ये कल्चर में, ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाए। ये कोशिश हो रही। आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अटल टिंकरिंग लैब का हिस्सा हैं और देश में 25,000 और नए ऐसे ही अटल टिंकरिंग लैब खोलने की तैयारी है। देश के 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया है ताकि गांव के बच्चे, नौजवान भी इसका फायदा उठा सकें। यानी एक और पाकिस्तान मदरसे में जिहादियों की फौज तैयार कर रहा है, उन्हें अपनी लाइन ऑफ डिफेंस बना रहा है और भारत कह रहा है नहीं, हम साइंटिस्ट बनाएंगे और इससे भारत को अग्रणी बनाएंगे, डिफेंस सेक्टर में भी और साइंस में भी। भारत के लिए 10,000 करोड़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन अलग से है। इसे धार देने के लिए अगले साल फरवरी में AI ग्लोबल समिट भारत में होनी है। युवा वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के लिए पहले से ही PM रिसर्च फेलोशिप की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। इसी तरह मोदी सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के लिए पहले पूरा बेस तैयार किया और अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ की फंड स्कीम लॉन्च कर दी। बात सिर्फ यही नहीं है, हम सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। भारत के बाहुबली सैटेलाइट की लॉन्चिंग की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह चंद घंटे पहले की तस्वीर है। इसका वजन जानते हैं आप कितना है? 4 टन से ज्यादा। अब पता नहीं पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया या नहीं किया। किया भी तो 1 ग्राम क्या किया, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, क्योंकि वहां तो पौन ग्राम के भी परमाणु बम की धमकी दी जाती है। लेकिन भारत ने 4 टन से ज्यादा वजनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R CMS-03 अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है, इतिहास रच दिया है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे मॉडर्न संचार प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए भारत समुद्री इलाकों की पूरी निगरानी करेगा और यहीं से एक संकेत है, उस संकेत की भी चर्चा करें। इससे युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित और रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव है। डेटा तेज होगा, सुरक्षित होगा, इमेजरी लिंक के साथ होगा और इससे सुविधा मिलेगी नौसेना कमांडर्स को, जो समुद्र में रियल टाइम में उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनके लिए कोई भी फैसला लेना आसान होगा। यह बाहुबली सैटेलाइट दुश्मन के युद्धपोतों से लेकर समुद्री डाकुओं को ट्रैक करने में मदद करेगा। अब सोचिए अगला क्या होगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया और इस बाहुबली सैटेलाइट के बाद अगर फिर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो भारत समुद्र के रास्ते पाकिस्तान को कैसे झटका और सरप्राइज करेगा, उसके लिए तैयार रहेगा पाकिस्तान। और आप भी इंतजार करिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो चर्चा हुई थी कि कराची पोर्ट गया या बचा, लेकिन अब की बार पाकिस्तान आया तो कराची पोर्ट का क्या होगा वो वक्त बताएगा। पाकिस्तान से मोदी की तारीफ के वीडियो इसलिए भी आते हैं क्योंकि वहां के लोगों की नजर भी इन चीजों पर है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की के रास्ते पर चले।
लेकिन पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार को भारत के खिलाफ साजिश से फुर्सत मिले तब आवाम का वो सोचे। इसका बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के डिफेंस बजट में अचानक 20% की बढ़ोतरी का फैसला है। आज ट्रंप की जुमा पर पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की खबर है, तो सवाल यह भी उठ रहा है कि उस बजट का बड़ा हिस्सा क्या न्यूक्लियर टेस्ट पर खर्च किया गया। पाकिस्तान ने भले इस पर अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन इसका हिसाब तो उसे आगे पीछे देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे पैसे तो उधार के हैं, कर्जे में लिए हुए हैं। जब वर्ल्ड बैंक उन खर्चों का हिसाब मांगेगा, यहां तो पीएम मोदी ने डिफेंस से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के लिए मोटी फंडिंग का इंतजाम कर दिया और अगले 6 सालों में दुनिया उसका बिग पिक्चर भी देखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है अगली खबर का। आपको बताएंगे कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप को कौन सी बड़ी टेंशन दे दी है। क्या हमारी सरहद से करीब 4,500 किलोमीटर के फासले पर एक और युद्ध का मैदान तैयार हो गया है? क्या चीन ताइवान पर कब्जा करने वाला है? क्या जिनपिंग अपनी उस कसक को पूरा करने वाले हैं जो चीन के वजूद में आने के बाद से ही माओ के मुल्क को कचोटती रही? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, जिसने चीन के ताइवान पर कब्जे वाले मंसूबे पर बहस को फिर से हवा दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू दिया। करीब 1 घंटे के इस इंटरव्यू में ट्रंप ने हर मुद्दे पर बातचीत की, चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों पर भी बोले। 4 दिन पहले दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी ट्रंप की, उसका भी जिक्र कर दिया और यहां तक दावा कर दिया कि उनके राष्ट्रपति रहते चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एक तरह से धमकी भरे लहजे में कहा कि जिनपिंग को ताइवान पर हमले का खौफनाक अंजाम पता है, यानी अपनी वाहवाही भी कर लें। ट्रंप ने दावा किया है कि जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जब तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तब तक चीन ताइवान पर कब्जे के लिए कोई एक्शन नहीं ले। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसे समझना भी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप इसी साल 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जनवरी 2029 तक है। ट्रंप की माने तो 4 साल तक चीन ताइवान पर हमला नहीं करने वाला। लेकिन इसी साल मार्च में अमेरिकी खुफिया विभाग की ही एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि जिनपिंग ने चीन की सेना को 2027 तक ताइवान पर हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो अमेरिका क्या करेगा? अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी रणनीति का खुलासा करने से इनकार कर रहे हैं। यह भी साफ नहीं किया कि चीन के हमला करने की सूरत में अमेरिका ताइवान में फौज उतारेगा या नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका और ताइवान का रिश्ता क्या है, क्यों अमेरिका को ताइवान पर चीन के कब्जे की फिक्र खाई जाती है। तो इसका जवाब है टीआरए यानी ताइवान रिलेशन एक्ट। यह एक अमेरिकी कानून है जिसे अप्रैल 1979 में पारित किया गया था, जो अमेरिका को ताइवान को हथियार देने के साथ ही ताइवान की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी बल प्रयोग का विरोध करने की ताकत देता है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर वाकई चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमला करता है तो अमेरिका सीधे मैदान में नहीं कूदेगा, बल्कि यूक्रेन की तरह ही ताइवान को हथियार देता रहेगा कि तुम लड़ो लड़ाई, हम पीछे से हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ हथियार मिल जाने से ही ताइवान चीन से अपनी रक्षा कर पाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि चीन ने वजूद में आने के बाद से ही ताइवान पर कब्जे का मंसूबा कभी नहीं छोड़ा है। उसके इरादे जगजाहिर है। खास बात यह है कि चीन ने यह बात अमेरिका को उसी दिन बता दी थी जब बीजिंग ने पहली बार अमेरिका के लिए अपने दरवाजे खोले थे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाते हैं बिहार से एक्सक्लूसिव इलेक्शन रिपोर्ट। देखिए चुनाव प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले बिहार में कैसा है चुनावी अंडरकरंट। इस बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा या यूं कहिए कि सबसे ज़्यादा फोकस जिन मतदाताओं पे है वो हैं महिलाएं। और वो इसलिए हैं क्योंकि चुनाव दर चुनाव महिलाओं ने साबित किया है कि वोट देने के मामले में वो पुरुषों से आगे हैं। महिलाओं का मतदान का प्रतिशत पिछले 4 चुनाव से पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रहा है। और महिलाएं सिर्फ एग्रेसिव वोटर ही नहीं हैं, बल्कि वो एक वोट बैंक के तौर पर भी उभर कर सामने आई है। और इस वोट बैंक को बड़ा करने में, मजबूत करने में नीतीश कुमार ने बहुत ताकत लगाई है और इसका फ़ायदा उनको चुनाव दर चुनाव मिला भी है। और इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव इस वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं,
दोनों पार्टियों के बारे में और उनके लिए कौन बेहतर काम कर रहा है, इसके बारे में महिलाएं क्या सोचती है, जरा इनसे बात करते हैं। ये जीते नीतीश नीतीश के वोट बहुत चीज का समाधान किया है। समाधान किया। हाँ, कौन कौन चीज? हर चीज का, जैसे कि राशन में हाँ। फ्री का राशन अभी खा रहे हैं। अच्छा, उसमें बचत हो रहा है। अच्छा, फिर हुआ लाइन, उसमें बचत हो रहा है। 125 यूनिट फ्री बिजली। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ, और इस बात नहीं बोल सकते। अच्छा, बहुत हाँ, रोड नाली गली सब ठीक हो गया है, सड़क वड़क सब ठीक हो गया है, ठीक हो गया सब है। अच्छा, और आप लोग को क्या सुविधा मिला है? सब चीज का सुविधा मिल गया। सब चीज का सुविधा मिल गया है, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं, घर नहीं बना है, कमी घर नहीं बना है, तो कॉलोनी वाला पैसा नहीं मिला आपको? नहीं मिला। इंदिरा आवास वाला नहीं, का है? जमीन नहीं है इसलिए नहीं देते। अच्छा, जमीन नहीं है इसलिए। माहौल के कर पक्ष में छै लेसी सिंह हैं, मने नीतीश कुमार के हैं। हाँ। नीतीश के वोट पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ, लेसी सिंह। अच्छा, तो लेसी सिंह के वोट काहे पड़े? पर अच्छा काम कर रही है, हम करे छे लेसी सिंह तो वोट के कर। अच्छा, की अच्छा काम हो रही? अच्छा काम, हर पंचायत जो है जितना सारा काम अच्छा काम हो रहा है। जहाँ रोड बन गया कमचिया आसान में, फिर वहाँ मंदिर पूरा बन गया, फिनिशिंग हो गया। हाँ। वही काम अच्छा है। अच्छा, मंदिर बन गया और रोड ठीक हो गया। हाँ, रोड ठीक है। अच्छा, आओ सबकी सुविधा मिले छे और सब लेडीज का मिले छे 10,000 टका। 10,000 टका? हाँ। आपको मिला? हाँ, मिल गया सर। अच्छा, आपको? मेरा भी मिला है। मिला है? अरे वाह, तो आप लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं? जी। हैं? जी। अच्छा, तो कुछ रोजगार धंधा शुरुआत करने का प्लान है आप लोग का? है, अभी करे नहीं है, लेकिन करेंगे। करेंगी हैं? अच्छा, तो हम नीतीश जी कह रहे हैं कि अगर रोजगार बढ़िया चल गया तो 2 लाख तक देंगे मदद। जी। नहीं? हाँ, देंगे। और जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो कि हम लोग भी एकदम 30,000 रुपया महीना दे देंगे सब सीएम दीदी को, और ये सब, तो उनकी बात पर कोई बहुत विश्वास नहीं कर रहा है। नहीं, उसको बात पर कोई विश्वास है कहाँ कर रहा है, बोल नहीं रहा है। काहे? अब हमको क्या पता, जनता सब नहीं बोला तो हम क्या करें। अच्छा, हाँ, हैं? तो सबके विश्वास नीतीश जी पर है। हाँ, हाँ। अच्छा, राशन भी दे रहा है नीतीश, जितना योजना, शौचालय भी मिला, गैस भी मिला, हर घर में गैस जल रहा है, राशन आदमी खा है फ्री उठा के, इसीलिए नीतीश का आदमी चाहता है देने के लिए वोट। अच्छा, हाँ जी सर। और मोदी जी के बारे में क्या राय है आप लोग का? मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? जी, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग का ताजा आंकड़ा है वो ये बताता है कि बिहार में जो मतदाता हैं करीब 7 करोड़, उनमें से युवा वोटरों की संख्या, मतलब 18 से 29 साल के वोटरों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है। और उस लिहाज से अगर देखिए तो ये बहुत बड़ी आबादी है, और इनका जो फैसला है, इनकी सोच इस चुनाव के नतीजे पर कितना बड़ा असर डाल सकती है, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार सारी पार्टियां युवाओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। नौजवान क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, उनके लिए कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है चुनाव में, ये समझना भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक झा हुआ। अच्छा, तो मयंक, इस बार चुनाव में जो नौजवान है उसके मन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि विपक्ष पार्टी जो सबसे बड़ा लुभाने का बात की है आपने, कि हर घर नौकरी का जो आपने बात किया, तो हर घर नौकरी का बात जो किया, वो आप हर घर नौकरी क्या वो अपने पॉकेट से देंगे? उतना ज्यादा रोजगार, उतना ज्यादा जो बजट रहता है क्या बिहार सरकार के पास है? और दूसरी बात कि मतलब उस घर में भी नौकरी दीजिएगा जिस घर का बच्चा शिक्षित नहीं है। अगर उस बच्चे को भी अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था फिर से वही दरदर स्थिति में जाया जा रहा है। आप लोग को भरोसा नहीं है कि 3 करोड़? नहीं, हमको लग नहीं रहा है कि इस तरह का बात है, सिर्फ लुभाने की बात चल रही है। और ये जो एनडीए वाले कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, मतलब नौकरी प्लस और रोजगार। देखिए, पहले भी दिया जाता था, अभी भी दिया जाएगा। अगर बच्चे शिक्षित रहेंगे उनको रोजगार मिलेगा ही। अच्छा, तो लगता है कि ये संभव है, ये हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्या बात सोचती हैं आप लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, उनको रोजगार देने को, नौकरी देने को लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है? सर,
सर सबसे पहले तो हम ना किसी पार्टी के समर्थक ना किसी पार्टी के विरोधी है। जैसा कि अभी बोला गया कि हर घर में नौकरी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बिहार का बजट जो है उस हिसाब से सबको सैलरी नहीं दिया जा सकती। सबको सैलरी देना पॉसिबल ही नहीं है। और जहाँ तक है ये बात लुभाने की बात सच में कही गई है कि हर घर में नौकरी मिलेगी। और शिक्षा के ऊपर फोकस। क्या पढ़ाई करती हैं? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल, हाँ, बात भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह कर रही हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि नौजवानों के लिए कौन सा मसला सबसे महत्वपूर्ण है? लग रहा है कि नहीं भाई इस पर बात होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। पेपर लीक। पेपर लीक जैसे कि बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम बीपीएससी का होता है। आप उसमें देखें कि कितना छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मतलब क्या हाल था उस टाइम छात्रों का। मतलब सर यहाँ उसकी पिटाई हो रही है, यानी कि यहाँ छात्र को छात्र ना आतंकवादी समझा जाता। हमारे देश का सबसे बड़ा भविष्य है हमारे छात्र, यानी कि हमारे युवा, और हमारे युवाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो ये पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर लेकिन इतनी बात नहीं हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम नया कानून बनाएंगे इसके लिए। आपको लगता है कि कानून बनाने से काम हो जाएगा? इस पे कानून ठीक है, बोला जाता तो है बहुत कुछ, लेकिन किया नहीं जाता है। किया नहीं जाता है? अगर कानून बनाने की प्रथा, बिहार में एक दहेज प्रथा बहुत बड़ी समस्या। बोला तो कानून तो 1960 में ही बन गया, कितना फॉलो हो रहा है ये सभी को पता है। क्या भाई आपको क्या लगता है कि ये फर्स्ट टाइम जो यूथ है, कहा जा रहा 14 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं, नौजवान हैं जो कि पहली बार वोट डालेंगे? हम लोग भी पहली बार वोट डालेंगे इस बार। और जैसा कि बताया गया कि 3 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। किसी भी स्तर पे ये संभव नहीं है कि हर एक घर से सरकारी नौकरी उठा के दिया जाए, ना उस लेवल का नौकरी के लिए जगह है। नौकरी छोड़िए, शिक्षा की बात करिए जरा। पहले तो शिक्षा अच्छी होगी तो नौकरी भी हो सकता है कि मिल जाए। शिक्षा व्यवस्था में जितना काम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, हो रहा है नहीं। शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार होता रहे तो नौकरी या रोजगार का दिक्कत ही नहीं होगा। शिक्षा व्यवस्था उस लेवल का नहीं है। नहीं है? नहीं। क्या कमी है? कमी है जैसे कि पेपर लीक कर दिया जाता है। जैसे कॉलेज का ही अगर हम रखें तो कॉपी चेक करने में लापरवाही किया जाता है। इस तरह का बहुत सा मुद्दा है। बहुत सारा मुद्दा है जी हाँ। लेकिन इस पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। नहीं, बहुत कोई बात ही नहीं। क्या कमी आपको क्या कमी दिखती है शिक्षा में? कुछ कमी है? बहुत कमी है सर। जैसे कि पेपर लीक हो जाता है। पढ़ाई ठीक से नहीं होता है। पढ़ाई ठीक से नहीं होता है? सिलेबस कवर करा रहे हैं। ज्यादा टाइम तो टीचर्स इलेक्शन ड्यूटी, तो कभी इस ड्यूटी कभी इधर उधर होना होता है, तो क्लास तो ऐसे ही सस्पेंड हो जाता है। अच्छा, मतलब पढ़ाई के अलावा टीचर बहुत सारा दूसरा काम कर रहे हैं, उससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है बहुत ज्यादा। प्रशांत किशोर आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम नौजवानों के मुद्दे को हम सबसे ज्यादा। सर इनके पहले भी बहुत आए थे और बहुत लोग बहुत दावा करके गए हैं, लेकिन क्या हर दावा सक्सेसफुल हुआ है? आप देख ही रहे हैं, कोई भी दावा सक्सेसफुल कहाँ हुआ। प्रशांत किशोर की बात, उनका जो छाप है वो बेग छाप है, और उसने सबसे बड़ी पॉइंट बोला कि हम आएंगे तो सबसे पहले हम दारू चालू करवा देंगे। कहीं ना कहीं वो अच्छे नहीं लग रही है। कहीं दारू चला के शिक्षा व्यवस्था पे क्या होगी नौजवान के। और दूसरी बात, आप पहले लोग के साथ बदतमीजी होना स्टार्ट हो जाएगा जब से बिहार में शराब बंद है। ये सभी को पता है। औपचारिक रूप से शराब बंद है, लेकिन वास्तव में सभी को पता है। पीसीएम को भी पता है कि बिहार में दारू चालू है, चल रहा है। ये सभी को होम पता डिलीवरी है। हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सड़क पे जिस तरह की पहले गुंडागर्दी होती थी वो नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है, वो थोड़ा कम हुई है। और अगर आप लोग को लगता है ऐसा कि अगर फिर से दारू शुरू हो जाएगा तो उससे सड़क पे बदतमीजी बढ़ जाएगी। कई सारे घर उजड़ने से बचा है। अगर इतना एक बात कहना चाह रहे हैं। ऐसा क्या आप क्या सोचते हैं? आप सर नहीं एक बात कहना चाह रहे हैं। बताइए। ये शराब बंदी रहना चाहिए कि बंद ही रहना चाहिए। बंद रहना चाहिए? बंद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शराब बहुत हानिकारक है ना सर, इसलिए बंद रहना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, सबके सेहत के लिए हानि अच्छा बड़ी बात है। हमारे युवा इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं, जो हमारे देश के भविष्य है। शराब यानी कि जितना भी ये क्या बोलते हैं, तंबाकू, शराब, सिगरेट, जो भी कह सकते हैं, ये सब बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए तो यस सर, बंद होना चाहिए। अच्छा, और लड़के क्या कह रहे हैं? क्या भाई ये सब शराबबंदी रहना चाहिए कि बैन हटना चाहिए? शराबबंदी अगर हट ही जाए तो ज्यादा बढ़िया है। सरकार को डायरेक्ट टैक्स मिलेगा। अच्छा। ऐसे नहीं तो इनडायरेक्टली टैक्स सरकार के ब्लैक मनी में जा रहा है। अच्छा, मतलब जो ये गुंडे माफिया हैं वो तस्करी कर रहे हैं और वो कमाई कर रहे हैं, सरकार को नहीं मिल रहा है। लेकिन लड़कियां कह रही है कि सब सड़क पे जो है वो गुंडागर्दी और बदतमीजी बढ़ जाएगी। देखिए, ये ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि शराब अभी भी मुझे लगता है जो बंदी नहीं हुई थी उससे ज्यादा अभी भी पिया जा रहा है और बिका जा रहा है। अच्छा, लेकिन लोग बताते हैं कि पीते होंगे लोग घर में बंद होके, मान लिया पी ले रहे हैं, लेकिन सड़क पे निकल के उस तरीके से माहौल नहीं खराब कर रहे हैं जैसा पहले होता था। वो अलग बात है। तो उसके लिए अभी पुलिस प्रशासन को अभी भी
अलर्ट रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर अलर्ट रहेगी तो चालू भी हो जाएगा। चालू भी हो जाएगी अगर पुलिस प्रशासन हमारे तैयार रहेंगे ना, एक्टिव रहेंगे तो कभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी चीज के लिए। आप संभावनाओं का हकीकत में तब्दील होना ही अगर विकास है तो उस लिहाज से नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में विकास के बहुत सारे नए द्वार खोले हैं। और इस समय मैं लछुआड़ में हूं। बिहार के लोग भी इस जगह के बारे में कुछ साल पहले तक बहुत कम जानते थे, लेकिन आज यहां जैन धर्म का एक बड़ा तीर्थ स्थल बन रहा है। और पास में ही यहां पर एक कुंडग्राम बांध है जो कि बिहार का सबसे ऊंचा बांध है। ये मान्यता है कि लछुआड़ में भगवान महावीर का जन्म हुआ था और यहाँ 2600 साल पुरानी उनकी एक प्रतिमा भी है। उस लिहाज से इस क्षेत्र का विकास आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये अच्छा है, लेकिन क्या ये पर्याप्त भी है, ये सवाल भी जरूर पूछा जाना चाहिए। हाँ, आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से। अच्छा, तो हर साल आते हैं आप लोग ना? अच्छा, 8 साल के बाद आए। अच्छा, 8 साल के बाद आए। तो 8 साल और अभी में क्या बदलाव दिखा आपको? बहुत चेंजेस है। बहुत चेंजेस हैं, जैसे कि मंदिर, लोग सब बहुत अच्छे है। अच्छा, हाँ, पुजारी उतनी अच्छी भक्ति कराई हम लोग को उधर ऊपर। हाँ, आप बेंगलोर से आए? हाँ सर, बेंगलोर से आए। अच्छा, तो आप पहली बार आए कि पहले भी आते रहे? पहली बार ही आए हम लोग, इस तरफ पहली बार ही आए। अच्छा, पहली बार ही आए। अच्छा, तो यहाँ आके आपको लग रहा है कि इंतजाम वगैरह सब ठीक है यहाँ, और जो ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है इस तीर्थ क्षेत्र का, वो ठीक है? हाँ, काफी डेवलपमेंट दिख रहा है। जो सुना था और जो महसूस करा उसमें काफी डिफरेंस है। अब लग रहा है कि हम लोग 4 फैमिली या 5 फैमिली भी आ सकते हैं। जो हमने जो सुना था कि पहले के यहाँ पे 50-100 लोग को आपको बिहार अगर उस तरफ जाना है या अपना शिखर जी जाना है तो ज्यादा लोगों में जाना है। बट इस बार मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करते थे पहले लोग। पर अब लगता है कि वी आर सेफ। ऐसा नहीं है कि हम लोग 4-5 फैमिली भी आएंगे तो भी वी आर सेफ। ऐसा 2 फैमिली 3 फैमिली भी आएंगे तो बहुत सही है, बहुत सेफ है। पहले ऐसा था कि 50-50 लोग साथ में ग्रुप में हो तो ही जा सकते हैं। अभी वैसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारे साथ में बहुत लोग थे। तो ये वाली फीलिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है? मतलब पहले कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती होंगी, आपने सुना होगा। देख के रोड वगैरह सब पक्के बन गए तो वो देख के हमको लग रहा है कि लोगों का फ्लो ज्यादा हो गया अभी। अच्छा, तो पहले और तो अब कॉन्फिडेंस आया है लोगों को, कॉन्फिडेंस आया है ना? तो यहाँ माहौल किसका है? माहौल नीतीश कुमार का है। अच्छा, तो नीतीश को चिराग भी तो उन्हीं के साथ है? चिराग है, लेकिन चिराग को अलग कर देंगे ना। खाली मोदी जी के नाम से जीतते हैं, कोई डेवलप नहीं करते हैं। खाली उनका बोली अच्छा है, मैंने बातें अच्छा करना। अच्छा, धरातल पर आप काम कीजिए तब आप तो आप ही कह रहे थे कि बहुत बदलाव हुआ है, बहुत काम हुआ है। बदलाव हुआ, नीतीश जी आने पर जो बदलाव चाहिए वो सब बदलाव नहीं हुआ है। नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ बदलाव। अच्छा, लग रहा है? नहीं, आप बताइए। मैं तो एकदम नहीं बदलाव, कुछ नहीं बदलाव हुआ। थोड़ा बहुत बदलाव, सुशासन अच्छा है। ये सब जैसे छेड़ना तेड़ना ये सब लन फन नहीं, गुंडागर्दी कम हो, सब गुंडागर्दी नहीं है। ये सब बहुत अच्छा है। यहाँ हम लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में जो अब तक विकास हुआ है या जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, उस पे सरकारें कितना काम कर पाई है, कितनी खरी उतरी है। और दूसरी बात है कि विपक्ष जो इस बार वादा कर रहा है उस पे लोग कितना भरोसा कर पा रहे हैं। चलिए एक बार इनसे बातचीत करके समझते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार। अरे वाह, तो आर्यन भाई, तो आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ चंद्रदीप। अच्छा, चंद्रदीप जा रहे हो। क्या माहौल है भाई चुनाव का आपके यहाँ? मेरा हिसुआ विधानसभा है। अच्छा, हिसुआ है। हाँ। अरे वाह। उधर से विधायक नीतू सिंह है कांग्रेस से। हाँ, और आरजेडी से कांग्रेस से नीतू सिंह है, और उधर अनिल सिंह है। अनिल सिंह बीजेपी से। तो इस बार किसके पक्ष में माहौल है? दोनों नहीं ठीक है। दोनों नहीं ठीक है? दोनों नहीं ठीक है। अच्छा, तो विकल्प क्या है? विकल्प जनसुराज का एक नेता है। अच्छा, वो शायद ठीक होंगे, सर्च नहीं किए कैसा है। अगर अच्छा रहेंगे तो देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। हाँ, तो अब तो वोटिंग का टाइम नजदीक आ रहा है तो सर्च करने का टाइम आ गया भाई। शायद उसी का 80% संभावना मेरा है। अच्छा, लेकिन मेरे इलाके में कोई नहीं उसको पसंद करता, ये मैं जानता हूँ। तो फिर तो आपका जागरूक नहीं कोई है। अच्छा, सब जो है ना विधायक दोनों कास्टिज्म के आधार पर सबको एक तरफा किया है। मतलब ये वो ऐसा जाति के नाम दोनों भूमिहार हैं? नहीं, भूमिहार है, लेकिन आरजेडी के नाम पर
पर कि आधा वैसे वैसे या बीजेपी के नाम पर भूमिहार जाति कर लेकर और पैसा दे देकर सबको खरीद लेता है। अच्छा, गांव में जाकर गांव को 2-3 लोग मेन रहेगा, उसको खरीद लेगा, पूरा गांव चल जाता है उसके पीछे पे। ऐसे होता है। अच्छा, मतलब जागरूक कोई नहीं है, जागरूक नहीं है सब जाति तो मतलब लोगों को जाति के आधार पे वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ले दे के उसी पे कर देते हैं। ले देकर उसी पर कर दें। क्यों? लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जो कह रहे हैं कि अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए और हम लोग बिहार बदल देंगे। तो तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन उसका विधायक तो सब बलात्कारी निकलता है, तो विधायक भी अच्छा होना चाहिए। विधायक प्रत्याशी का अच्छा टिकट देना चाहिए, ना अच्छा लोग को नहीं देता है। सब बलात्कारी नशेड़ी लोग का देता है टिकट। अच्छा, दोनों वैसा ही है, किसी को नहीं से बोल रहा हूँ कि बीजेपी ठीक है, बीजेपी भी वैसा ही कर देता है। अच्छा, लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई अगर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं तेजस्वी, तो पहले विधायक तो बदले, पहले विधायक अच्छा दे तब तो बिहार बदलेगा। क्यों? है ना? विधायक सब वैसे ही दागी रहेंगे, तो सब अपराधी रहेंगे और कहेंगे कि बिहार बदल देंगे, तो कैसे बिहार बदलेगा? बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। ठीक बात कह रहे हैं। भैया आपको क्या लग रहा है? हमारे तरफ तो नीतीश कुमार का है, नीतीश जी का है। नीतीश जी का है? अच्छा, तो नीतीश जी क्या बढ़िया कर रहे हैं? कुछ करे या ना करे, माहौल को शांत रखे हुए हैं। माहौल को शांत रखे हुए हैं, मतलब कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, चोरी छिनतई सब नहीं हो रहा है, शांत माहौल है, इसलिए उन्हीं का जाएगा। अच्छा, हाँ, आपसे कब करते हैं ना सर? हम लोग तो बुड़बक आदमी है ना। अरे बुड़बक क्या, सब वोटर बराबर है, सब वोटर बराबर है। ठीक है, तो हम जो आपका वोट और मेरा वोट, दोनों की ताकत और दोनों का एक समान है ना, तो इसमें मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग का जहाँ जो होगा अपना अथी देने का, वहाँ पर तो ये चुक जाएंगे, ऐसा बात तो नहीं है। तो आप लोग के यहाँ किधर कैसा माहौल है, किसके पास? माहौल तो समय बताएगा ना। अच्छा जी, कितना समझदार जैसा आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बुड़बक आदमी, तो समय बताएंगे कि कहाँ मेरा देना है, कहाँ नहीं देना है। वो अपना समझदारी से नहीं दूंगा। तो इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए? चर्चा तो चलाना बहुत चलता है, लेकिन हम लोग उतना बड़ा भारी गेम में नहीं रहते हैं। छोटा मोटा चुपके से जाके दे देते जी है। देने घड़ी तो शामिल रहेंगे, सबसे तो फर्स्ट रहूंगा। सबसे पहले रहेंगे जी। देखिए, मतलब ये भी समझदारी देखिए कि भाई बात नहीं करेंगे, चुपचाप जाके वोट दे देंगे। भाई फैसले जो है ना इस तरीके से है ना, जहाँ जो है तो एक ही आदमी के देना है, तो 50 को देना है, देना तो है नहीं। एक आदमी के देना है, तो एक आदमी के जब मन होगा तो जिनको हमरा पसंद पड़ रहा है उनको देंगे। देखिए, अब गाड़ी रुक गई है, बस रुक गई है, तो एक बार ड्राइवर साहब से बात करते हैं। तो आप कुछ बोल रहे थे अभी कि हम क्या बोलेंगे सर, हम लोग आप ड्राइविंग सीट पे हैं। आप जो बोलेंगे बहुत महत्वपूर्ण बात है, बस में सबसे महत्वपूर्ण आदमी आप हैं। आरजेडी के समर्थन है, आरजेडी को वोट देंगे। अच्छा, पहले भी देते रहे हैं? हाँ, पहले भी देते आए। अच्छा, तो ये आरजेडी का समर्थन किस आधार पे? जाति के आधार पे? जाति के कोई आधार पर नहीं। तो यही रोजी रोजगार के लिए, और क्या? तो रोजी रोजगार तो कह रहे हैं कि पिछले जब 20 साल सरकार थी तब तो सब खत्म चौपट कर दिए थे। नवादा जिला से हैं। हाँ, आज नीतीश कुमार जितना नालंदा में किए हैं, नवादा में कुछ किए हैं? कुछ नहीं। ना कोई स्कूल ढंग से है, ना कोई वहाँ का व्यवस्था है। और वहाँ देखिए हर तरह के है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो क्या चीज नहीं है ना अपना नालंदा। मतलब नीतीश जी का फोकस जो है वो सिर्फ नालंदा पे है। नवादा गया इस सब का कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं है। अब आप अपने नजर से देखिए ना कि कहाँ नवादा है। नवादा में देखो ओवर ब्रिज तो बन ही नहीं सका आज तक। जितना हम लोग दिक्कत उठाते हैं वहाँ एक ओवर ब्रिज नहीं बना अभी। लेकिन इतना शानदार सड़क सब बन गई सब चारों तरफ, वही एगो काम किए हैं। आप सोचिए कि ये खराब सड़क पर बस चलाते तो क्या हालत होती है आपकी, हैं? और इतना शानदार सड़क, सब दिन रात आप उसी पे चलते हैं। सड़क तो हम तो बोल रहे हैं जो काम किए उसके बाद हम बोल रहे हैं कि एक ही काम किए हैं, सड़क अच्छा कर दी है, रोड बना दिए हैं, हर गली हर घर। लेकिन और बहुत सारा काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ। चलिए।